छात्रों, आज के व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। कल गांधी जयंती है, इसलिए मैंने सोचा कि गांधी जी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। इसके पहले मैं राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसका कि आप सबने भरपूर स्वागत किया। यह वीडियो मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ कि एक आम व्यक्ति भी गांधी जी के बारे में अच्छे से जान सके, और जो छात्र हैं, चाहे वह सिविल सेवा की तैयारी करने वाले हैं या अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं, गांधी जी पर पूछे जाने वाले जितने भी सवाल हैं उनका बेहतर ढंग से वो इसी एक वीडियो को देख करके उत्तर देने में सफल हो सकें। यही हमारा उद्देश्य है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। गांधी जी हम सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे, और गांधी जी बहुत कम उम्र में ही उनकी सगाई हो गई थी। 1876 में उनकी सगाई हो गई थी, और 1882-83 में कस्तूरबा गांधी के साथ उनका विवाह भी हो गया था। गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए, और वहाँ से सफलतापूर्वक डिग्री लेने के बाद 1891 में भारत लौट करके आए। जब वो भारत लौट करके आए तो वकालत प्रारंभ किया, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप उनको वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। उसी दौरान दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम से दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की एक कंपनी थी, और उनका मुकदमा चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में। उस मुकदमे को लड़ने का प्रस्ताव गांधी जी के पास आया, और उस मुकदमे को लड़ने के लिए ही गांधी जी अप्रैल 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 22 साल बिताए, और वे जनवरी 1915 में भारत अंतिम रूप से लौट करके आए। हालांकि बीच में गांधी जी एक बार 1896 में और फिर 1901 में भी वापस लौट करके आए थे। वास्तव में गांधी जी के व्यक्तित्व का मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी के रूप में जो व्यक्तित्वांतरण या रूपांतरण हुआ, उसमें गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के प्रवास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वहाँ पर गांधी जी ने जिन कार्यों को किया, उन कार्यों का एक तरह से उन्होंने भारत की अपनी भावी भूमिका के लिए प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया। गांधी जी वहाँ पर एक मुकदमा लड़ने के लिए गए, लेकिन जब गांधी जी स्वयं रंग भेद का शिकार हुए तो उन्होंने वहाँ के भारतीयों को उस रंग भेद की त्रासदी से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे 22 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रुकने का निर्णय ले लिया। दरअसल 7 जून 1893 को ही पीटरमारिट्जबर्ग नामक स्थान पर गांधी जी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने गांधी जी के जीवन को बदल दिया, और प्रत्येक प्रकार के प्रतिरोध का सामना करने के लिए गांधी जी वज्र के समान, चट्टान के समान कठोर हो गए। अन्याय के सामने अडिग रहने वाले एक पुरुष के रूप में। हुआ ये कि गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का रेल का टिकट था, और उसमें वो सफर कर रहे थे। वे सेंट पीटरमारिट्जबर्ग नामक स्थान पर जब अपने कंपार्टमेंट में थे, कुछ अंग्रेज उसमें आए, और उन लोगों ने गांधी जी से उस कंपार्टमेंट से जाने को कहा, क्योंकि गांधी जी अश्वेत थे। अश्वेतों के साथ यात्रा करना गोरों को अच्छा नहीं लगता था। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास
प्रथम श्रेणी का टिकट है, इसलिए मैं इस कंपार्टमेंट में हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो गांधी जी को उठा करके कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया गया और गांधी जी जाड़े की रात में ठिठुरते हुए प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर रुके रहे। उस घटना ने गांधी जी के व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदला और फिर गांधी जी ने वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में भी, चूंकि अंग्रेजों का ही शासन था, इसलिए उनके अन्याय का विरोध करने और भारतीयों को उनका उचित अधिकार दिलाने का संकल्प ले लिया। उसी समय 1893 में ही भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में एक कानून लाया जा रहा था। गांधी जी ने उस कानून का विरोध करने के लिए ही दक्षिण अफ्रीका में अपना सबसे पहला आंदोलन किया था और इसी आंदोलन को संगठित रूप से चलाने के लिए 1894 में वहीं पर गांधी जी के द्वारा नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। हाँ, यहाँ पर हम बताते चले कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो पहली बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए तो वे किस जहाज से गए थे? उस जहाज का नाम था SS तिलस्ना। इसी जहाज से 1893 में पहली बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए थे। गांधी जी जब लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो उस समय जिस जहाज से गए थे उस जहाज का नाम था SS राजपुताना। SS राजपुताना जहाज से 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए गांधी जी गए लंदन। गांधी जी एक बार दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों पर ही बातचीत करने के लिए ब्रिटिश सत्ता से इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड से जब वो लौट रहे थे तो जिस जहाज से वे लौट रहे थे उस जहाज का नाम था किल्डोनन कैसल और इस किल्डोनन कैसल से दक्षिण अफ्रीका वापस लौटते हुए इंग्लैंड से उन्होंने एक पुस्तक की उसी यात्रा के दौरान ही रचना कर ली और उस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई यह सबसे पहली पुस्तक थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध हुआ था जो कि डचों और अंग्रेजों के बीच में था और वहाँ दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय मूल निवासी थे उन लोगों के बीच में चल रहा था। उस बोर युद्ध में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का साथ दिया था क्योंकि उनका ये मानना था कि वे अंग्रेजों या अंग्रेजी राज के प्रजा के रूप में हैं, तो जब वो अंग्रेजों से अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो उनका फर्ज भी है कि अंग्रेजी सत्ता जब संकट में हो तो वे उसका साथ दें। और इसी तरह के साथ उन्होंने बोर युद्ध जो कि 1899 से 1902 के बीच में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन किया था। उसके लिए एम्बुलेंस सेवा भी उन्होंने प्रारंभ की थी। अंग्रेज़ों ने इसके लिए गांधी जी को वहाँ पर बोर सम्मान भी दिया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की। 1902 में उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी। गांधी जी रूस के प्रसिद्ध लेखक और दार्शनिक चिंतक विद्वान काउंट लियो टॉल्स्टॉय से बहुत प्रभावित थे और काउंट लियो टॉल्स्टॉय की एक पुस्तक है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इस पुस्तक का गांधी जी के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था और टॉल्स्टॉय से प्रभावित होने की वजह से ही टॉल्स्टॉय के नाम पर
उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म की 1902 में स्थापना की। आगे चल करके 2 साल बाद उन्होंने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स फार्म की भी स्थापना की थी। परीक्षा में इनका अक्सर उल्लेख होता है, इनके बारे में पूछा गया है। गांधी जी ने अपने जीवन का सबसे पहला समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका में ही प्रकाशित किया था। हम जानते हैं कि गांधी जी ने समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाई और दक्षिण अफ्रीका में भी और फिर भारत में आने के बाद भी। तो दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित किया था, स्थापित किया था 1903-04 में, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। और इसके जो औपचारिक संपादक थे उनका नाम था मनसुख लाल नाजर। हालांकि व्यवहारिक रूप से उसके संपादक गांधी जी ही थे और यह कई भाषाओं में प्रकाशित होता था। इंडियन ओपिनियन जैसे कि तमिल में भी था, अंग्रेजी में भी था, गुजराती में भी और हिंदी में भी इसके कुछ अंक प्रकाशित हुए थे। गांधी जी किल्डोनन कैसल जहाज से 1909 में इंग्लैंड से वापस दक्षिण अफ्रीका लौटे थे और अभी मैंने जैसा बताया भी कि इस जहाज में ही उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कर दी। दरअसल गांधी जी समय का महत्व बहुत अधिक जानते थे और वे जब किसी पत्रकार से बातचीत भी करते थे तो उस दौरान भी कुछ न कुछ करते रहते थे, कुछ नहीं तो वो चरखा ही काटते रहते थे। खाली समय में भी गांधी जी कुछ न कुछ करते थे। आराम हराम है का नारा तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया, लेकिन वास्तव में उसका व्यवहारिक जीवन में सबसे अधिक इस्तेमाल महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौट करके आए और उसके बाद उन्होंने भारत में अपने जीवन की सामाजिक जीवन में शुरुआत की। प्रारंभ में उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके सुझाव पर उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभानी प्रारंभ की। हालांकि जब गांधी जी भारत 1915 में लौट करके आए तब तक भारत में अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान गांधी जी ने जो सफलता हासिल की थी उसकी वजह से वो बहुत लोकप्रिय हो गए थे और भारत में सभी लोग उनसे परिचित थे। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने सबसे पहली बार औपचारिक रूप से भाग लिया था कांग्रेस के अधिवेशन में। हालांकि जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1901 में एक बार वापस आए थे और उस वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1901 में, तो उस समय भी गांधी जी कलकत्ता गए थे और उस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था और गोपाल कृष्ण गोखले के मेहमान के रूप में ही वे कलकत्ता में रुके भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले से उनका बड़ा आत्मीय संबंध था, यहाँ तक कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे तो एक बार गोपाल कृष्ण गोखले खुद दक्षिण अफ्रीका भी गए थे और गांधी जी से उन्होंने मुलाकात की थी। गांधी जी के जीवन के कुछ अन्य बातें, जैसे गांधी जी के 4 पुत्र थे, इसमें हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के मानस पुत्र के रूप में या उनके 5वें पुत्र के रूप में जमुनालाल बजाज को जाना जाता है, क्योंकि जमुनालाल बजाज और उनकी पत्नी दोनों ने ही अपना सब कुछ सौंप दिया था गांधी जी को, अपना सारा धन दौलत, जो प्रसिद्ध उद्योगपति थे, और अपना संपूर्ण जीवन गांधी जी के लिए समर्पित कर दिया था। इसीलिए गांधी जी का 5वां पुत्र भी जमुनालाल बजाज को कहा जाता है। गांधी जी के
अपने जो निजी सचिव थे उनका नाम था महादेव देसाई। गांधी जी भारत में आने के बाद खिलाफत आंदोलन में के लिए जो खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई, क्योंकि खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता करने के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के द्वारा उनसे आग्रह किया था। और गांधी जी ने माना था कि ये एक सुअवसर है हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता स्थापित करने का, इसलिए गांधी जी उसकी अध्यक्षता करना स्वीकार किया। हालांकि यहीं पर गांधी जी ने एक वो काम किया जिसे बौद्धिक दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता, कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का इस्तेमाल करना, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार यह सही नहीं था। और आगे चल करके इसका खामियाजा हमें देश के विभाजन के रूप में भुगतना पड़ा, जब धार्मिक आधार पर ही देश के विभाजन की बुनियाद तैयार की गई और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन हो गया। गांधी जी स्वयं एक बार ही केवल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1924 में बेलगांव कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने भारत में जो अपनी भूमिका निभाई, यदि उस भूमिका को हम देखें तो भारत में गांधी जी के शुरुआती जो 3 आंदोलन थे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में और अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह 1918 में, इसी प्रकार से खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में, और अपने इन तीनों सत्याग्रहों के अंतर्गत गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी एक नील्हे किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण पहुंचे थे। सन 1919 में जब जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ तो उस घटना ने गांधी जी को झकझोर दिया, और उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया और 1920 में ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया। 1922 तक ये आंदोलन चला। चौरी चौरा में हिंसा हो जाने की वजह से गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया गया और गांधी जी को उसी समय गिरफ्तार भी कर लिया गया था। गांधी को अंग्रेज जज ब्रूमफील्ड के द्वारा सजा भी सुनाई गई थी। गांधी जी कुछ समय तक जेल में रहे, बाद में उनको रिहा किया गया था। फिर आगे चल करके गांधी जी ने अगला जो बड़ा आंदोलन किया वो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, जो कि 1930 में किया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किया और 5 अप्रैल 1930 को वो मार्च पूरा हुआ और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी में समुद्र के किनारे अपने हाथों से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा।